ऑल। तो आज की इस वीडियो में भी हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और जो अपकमिंग रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम है हमारा AIIMS-CRE 2025 विच इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 25 अगस्त। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। ठीक है, कौन सी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसमें? जो SSB रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर हुआ था 2023 में, उसके क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो कुछ मतलब बेसिकली जो पूरा पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही बना हुआ है। पूरे जो क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे, ठीक है, मेनली कौन से पेपर्स पे? SSB रेडियोग्राफर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उस पर। तो डिस्कस करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is a radioprotective substance that can mitigate the biological effects of radiation exposure। इनमें से कौन सा ऐसा रेडियो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का एग्जाम्पल है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर को मिटिगेट कर सकता है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है एस्पायरिन, तीसरा है एंटीबायोटिक, चौथा है पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाई देखें हम ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोटेशियम आयोडाइड। जो पोटेशियम आयोडाइड है वो क्या करता है? ब्लॉक करेगा थायराइड अपटेक ऑफ रेडियो आयोडीन, मिटिगेटिंग रेडिएशन इफेक्ट्स ऑफ ग्राइंड। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही पूछ रहा था क्वेश्चन, भाई कौन सा रेडियो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो मिटिगेट कर रहा है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर को? तो पोटेशियम आयोडाइड होता है। ये भी देख लिया हमने कहाँ करता है, थायराइड अपटेक ऑफ रेडियो आयोडीन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एंजियोग्राम इन रेडियोलॉजी। एंजियोग्राम जो हम करते हैं एंजियोग्राफी प्रोसीजर में, जो हम इमेजेस ले रहे हैं एंजियोग्राम, उनका पर्पस क्या है? ब्लड वेजल्स को देखना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखना, यूरिनरी सिस्टम को, या फिर बोन डेंसिटी को? तो एंजियोग्राम जो हम रेडियोलॉजी में लेते हैं उसका पर्पस क्या है? ब्लड वेजल्स को विजुअलाइज करना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द टर्म गोनियोमीटर रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। एक्सरे इक्विपमेंट के संदर्भ में हम गोनियोमीटर किसे कहते हैं? तो गोनियोमीटर क्या होता है? अ टूल फॉर अलाइंग द एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग रेडिएशन डोज, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉलिमेशन, या फिर अ कॉम्पोनेंट फॉर बीम फिल्ट्रेशन। तो देखो गोनियोमीटर क्या हो जाता है एक्सरे इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में? जो गोनियोमीटर है वो क्या है? टूल फॉर अलाइंग द एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर। ये गोनियोमीटर क्या करता है? मेजर करता है या फिर एंगल को सेट करता है फॉर प्रिसाइज एक्सरे ज्योमेट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ डेंसिटोमीटर इन क्वालिटी एश्योरेंस फॉर स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। जो डेंसिटोमीटर है उसका क्या पर्पस होता है या फिर क्या फंक्शन होता है? फिल्म डेंसिटी को इवेल्युएट करना, पेशेंट एक्सपोजर डिटरमाइन करना, स्क्रीन रिजोल्यूशन असेस करना, या फिर एक्सरे ट्यूब आउटपुट को मेज़र करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल, अगर बात करें हम डेंसिटोमीटर की तो वो क्या करता है? फिल्म डेंसिटी को इवेल्युएट करेगा। जो डेंसिटोमीटर है वो क्वांटिफाई करता है ऑप्टिकल डेंसिटी को फॉर स्क्रीन फिल्म QA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेड बेकिंग इन एक्सरे फिल्म। जो हम लेड बेकिंग करेंगे एक्सरे फिल्म में उनका पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है इमेज की कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना, दूसरा है फिल्म को प्रोटेक्ट करना रेडिएशन एक्सपोजर से, तीसरा है उसके स्टोरेज कंडीशन को बढ़ाना, चौथा है रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना फिल्म के। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? कि अगर हम लेड बेकिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? भाई लेड मेकिंग होती है जो कि बैक स्कैटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फिल्म फॉग को रिड्यूस करेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट द फिल्म्स फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। क्या कर रही है ये लेड बेकिंग? एब्जॉर्ब कर रही है बैक स्कैटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो प्रोटेक्ट कर रही है फिल्म को रेडिएशन एक्सपोजर से और रिड्यूस कर रही है फिल्म फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वाई इज प्रिसाइज पेशेंट इमोबिलाइजेशन क्रूशियल इन रेडियोथेरेपी।
रेडियोथेरेपी में पेशेंट का इमोबलाइजेशन मतलब पेशेंट हिले डुले नहीं, ये एक्यूरेटली चेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट टाइम रिड्यूस करने के लिए, पेशेंट कंफर्ट इंप्रूव करने के लिए, टू मिनिमाइज नॉर्मल टिश्यू एक्सपोजर या टू मैक्सिमाइज नॉर्मल टिश्यू एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल टू मिनिमाइज नॉर्मल टिश्यू एक्सपोजर। अगर पेशेंट इमोबलाइज नहीं रहेगा तो जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उन पे रेडिएशन लगने के चांसेस रहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं भाई, नॉर्मल टिश्यू पे जो रेडिएशन है वो कम से कम लगे और ट्यूमर पे जो रेडिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट नेसेसरी बिफोर अ मेडिकल प्रोसीजर। क्यों किसी भी मेडिकल प्रोसीजर से पहले कुछ कंसेंट्स इन्फॉर्म्ड होते हैं, जो कि या तो पेशेंट दे या फिर जो पेशेंट की फैमिली है उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू एक्सपेडाइट द प्रोसीजर विदाउट डिलेज। दूसरा, इट इज़ अ फॉर्मेलिटी विदाउट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस टू एंश्योर द पेशेंट इज़ अवेयर ऑफ द प्रोसीजर एंड इट्स रिस्क टू ट्रांसफर लायबिलिटी टू द पेशेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये इंश्योर करता है कि भाई जो पेशेंट है वो अवेयर है कि ये प्रोसीजर मेरे साथ होने वाला है और इसके कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, या फिर जो पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स है वो रहे कि हाँ हमारे पेशेंट के साथ ये होने वाला है और इसके ये रिस्क भी हो सकते हैं। तो इसलिए नोटिस क्या होगा, आजकल हॉस्पिटल्स में छोटी से छोटी चीज़ में भी वो लोग पहले ही साइन करवा लेते हैं जिससे उन पर कोई ब्लेमिंग ना आए। ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और लीगल अथॉरिटी है इंश्योरेंस की और आई थिंक वो ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सनल इज मोस्ट लाइकली टू यूज़ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेज इन अ मेडिकल फैसिलिटी। कौन से टाइप के पर्सनल मोस्टली यूज़ करते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस मेडिकल फैसिलिटी के अंदर? रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या मेंटेनेंस स्टाफ। तो बिल्कुल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी जो रेडिएशन में काम करते हैं वो ही ये पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ करेंगे, जैसे कि TLD बैच, फिल्म बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन द किडनी। किडनी में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन, दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तीसरा है मेलेटोनिन, चौथा है इंसुलिन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका सिक्रेशन कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन, इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है उनका रोल क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स के लिए या फिर नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए। तो बात करें अगर हम एडिपोज टिश्यू की, तो ये क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर कर रहा है, मतलब स्टोर कर रहा है ट्राइग्लिसराइड्स को, जो क्या प्रोवाइड करिए एनर्जी। तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू का कर रहा है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शिम कॉइल्स इन MRI इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, MRI के अंदर जो हम शिम कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है स्पेशल एनकोडिंग एनहांस करेगा, दूसरा है जनरेट द मेन मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है प्रोड्यूस ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, चौथा है इम्प्रूव होमोजेनिटी ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम शिम कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं MRI शिम कॉइल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं MRI इमेजिंग मॉडलिटी में, वो क्या करता है? मेन फील्ड, ठीक है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसकी होमोजेनिटी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, शिम कॉइल्स क्या कर रहा है? फाइन ट्यून मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी इन MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अ ग्रिड इन रेडियोग्राफिक इमेजिंग विद अ डिजिटल इमेज रिसेप्टर। अगर हम रेडियोग्राफिक इमेजिंग में ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? इमेज रिजोल्यूशन इम्प्रूव करने के लिए, रेडिएशन डोज रिड्यूस करने के लिए, स्कैटर रेडिएशन मिनिमाइज करने के लिए, या फिर एक्सरे बीम को शेप देने के लिए। तो भाई ग्रिड क्या करता है? ग्रिड क्या करेगा? रिड्यूस कर देता है स्कैटर रेडिएशन को जो कि डिटेक्टर तक पहुंच रही है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर हेड एंड नेक रेडियोथेरेपी। जो हेड एंड नेक रेडियोथेरेपी है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसके अंदर हम कौन से इमोबिलाइजेशन डिवाइस यूज़ करते हैं? इमोबिलाइजेशन डिवाइस जो पेशेंट को मोबाइल मूवमेंट्स नहीं करने दे, ठीक है, इमोबाइल रखे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बाइट ब्लॉक, थर्मोप्लास्टिक मास्क, बॉडी कास्ट या फिर नी सपोर्ट। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर हेड एंड नेक रेडियोथेरेपी इमोबिलाइजेशन इज थर्मोप्लास्टिक मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैट इमेजिंग व्हाट डज द स्टैंडर्डाइज अपटेक वैल्यू मेजर।
पैट इमेजिंग के अंदर जो SUV है वो क्या मेज़र करेगा, ब्लड प्रेशर, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या फिर टिश्यू डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल जो पैट SUV है वो रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रेसर का अपटेक कितना हुआ है। जैसे कि FDG हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना अपटेक हुआ है पर टिश्यू मास, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेज़र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मल्टी स्लाइस सिटी डिफर फ्रॉम सिंगल स्लाइस सिटी इन टर्म्स ऑफ इमेज एक्वाइजेशन। मल्टी स्लाइस सिटी कैसे डिफरेंट है सिंगल स्लाइस सिटी से इमेज एक्वाइजेशन के टर्म्स में। सिंगल स्लाइस सिटी क्या फास्टर इमेज रिकंस्ट्रक्शन टाइम देगा, मल्टी स्लाइस सिटी एक्वायर इमेजेस इन 3 डायमेंशन साइमल्टेनियसली, या फिर सिंगल स्लाइस सिटी प्रोड्यूसेस थिनर स्लाइसेस विथ हायर रिजोल्यूशन, या फिर मल्टी स्लाइस सिटी कैप्चर्स मल्टीपल स्लाइसेस इन अ सिंगल रोटेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, जो मल्टी स्लाइस सिटी है वो कैप्चर करेगा मल्टीपल स्लाइसेस इन अ सिंगल रोटेशन। तो ये मल्टी स्लाइस मतलब कि ये एक ही गैनिट्री के रोटेशन में बहुत सारी स्लाइसेस कैप्चर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज पेशेंट पोजिशनिंग क्रूशियल फॉर सेफ्टी इन रेडिएशन थेरेपी। भाई रेडिएशन थेरेपी के अंदर हम पेशेंट पोजिशनिंग क्यों क्रूशियल मानते हैं कि भाई अगर पेशेंट को जिस पोजीशन में हम ट्रीटमेंट प्लानिंग के दौरान रखते हैं उसी पोजीशन में हम उसे ट्रीटमेंट देंगे, ये क्यों ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिड्यूस करने के लिए, टू मेक द ट्रीटमेंट मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। तीसरा ऑप्शन है टू एंश्योर एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ द ट्यूमर एंड मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर टू हेल्दी टिश्यू, या फिर टू स्पीड अप द ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जो पेशेंट पोजिशनिंग है वो क्या इंश्योर करेगी कि जो रेडिएशन है वो टारगेट जो है उसका वो ट्यूमर रहे, और जो रेडिएशन एक्सपोजर है हेल्दी टिश्यूज़ पे वो एकदम कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए रिसीव्स ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद ब्लड टाइप बी, व्हाट टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन इज लाइकली टू अगर। अगर किसी ब्लड टाइप ए वाले पर्सन को ब्लड टाइप बी दे रहे हैं हम, तो इम्यून रिएक्शन में क्या हो जाएगा, तो भाई क्या हो सकता है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। अगर टाइप ए को टाइप बी मिल रहा है तो क्या हो जाता है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MRI व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज यूटिलाइज टू जनरेट इमेजेस। MRI के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है एटॉमिक न्यूक्लियाई की जो कि यूटिलाइज करते हैं हम इमेजेस को जनरेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्पिन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, दैट इज स्पिन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर एक्सेलरेटर इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी फॉर डिलीवरिंग हाई एनर्जी फोटोन बीम। तो लीनियर एक्सेलरेटर हम कौन सी यूज़ करते हैं मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी फोटोन बीम्स को डिलीवर करने के लिए, डेट इज़ मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट्स आर कॉमनली नोन एज। ल्यूकोसाइट्स को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेयर अर्थ एसिड कंपेयर टू अ कैल्शियम टंगस्टेट एसिड। अगर हम रेयर अर्थ एसिड को कंपेयर करेंगे कैल्शियम टंगस्टेट एसिड से, तो इसका क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेगा, लोअर कॉस्ट, हायर स्क्रीन फ्लेक्सिबिलिटी, एनहांस स्पेक्चर रिजोल्यूशन, या फिर इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज सेंसिटिविटी। क्या कर रहा है ये, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी है इसकी। जो रेयर अर्थ एसिड है उसके अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट जो कि हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम यूज़ कर देते हैं, लैंथेनियम ऑक्सीसल्फाइड, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू एड्रेस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स इन MRI इमेजेस। कौन सी टेक्निक हम कॉमनली यूज़ करते हैं केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए MRI इमेजेस में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स है वो फैट और वाटर सिग्नल्स के बीच हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फैट सेचुरेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, सप्रेस कर देता है फैट सिग्नल को टू मिटिगेट केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिंग मॉडलिटी इज ऑफन यूज फॉर प्लानिंग एंड रियल टाइम गाइडेंस इन ब्रैकीथेरेपी प्रोसीजर। भाई ब्रैकीथेरेपी प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सरे। ठीक है, अगर हम टेलीथेरेपी की बात करें तो उसके अंदर सिटी सिमुलेटर प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन बात करें ब्रैकीथेरेपी की तो ब्रैकीथेरेपी के जस्ट पहले कि जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है वो सही तो है, एप्लीकेटर सही तो लगा है, हम जो डोज देंगे वो सही जगह पे तो देंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं 2 पोजीशन में, AP और लेटरल में, एप्लीकेटर को देखने के लिए, क्योंकि अगर एप्लीकेटर सही जगह पे है तो डोज सही जगह पे जाएगी।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन बायोलॉजिकल टिश्यू। आयनाइजिंग रेडिएशन का बायोलॉजिकल टिश्यू पे प्राइमरी इफेक्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका डीएनए म्यूटेशन। नेक्स्ट है व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ वेनोग्राफी। वेनोग्राफी जब हम करेंगे मतलब वेन्स की स्टडी, तो उसके साथ कौन सा पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है। हाइपरग्लाइशीमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, एलर्जिक रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट डाई, या फिर हाइपोग्लाइशीमिया। तो अगर मैं बात करूँ वेनोग्राफी की, तो इसका जो पोटेंशियल रिस्क या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट डाई। मतलब कि की रिस्क है ये वेनोग्राफी का कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी इन बीम थेरेपी। ठीक है, जो IMRT है उसका पर्पस क्या है, टू जनरेट इमेज फॉर डायग्नोसिस, टू प्रिसाइसली मॉड्यूलेट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम, टू एडमिनिस्ट्रेट कीमोथेरेपी ड्रग, टू मेजर ब्लड फ्लो इन द ट्रीटेड एरिया। तो क्या पर्पस है IMRT का, ये क्या करती है, जो रेडिएशन बीम की इंटेंसिटी है उसको मॉड्यूलेट कर सकती है। डेट इज़ ऑप्शन नंबर बी। देखो अभी रेडियो जो कहते हैं ना थेरेपी के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो भाई जहाँ पे बैचलर्स भी है ना एलिजिबिलिटी, तो बैचलर्स में अब जैसे एम्स वालों ने मांगा है, ठीक है, बैचलर्स मांगा है, तो वो बिल्कुल रेडियोग्राफर के लिए बैचलर्स में थेरेपी भी होती है और डायग्नोसिस भी होगी, तो बिल्कुल वो थेरेपी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो कि आप लाइव देख पा रहे हो और अभी BTSC के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, जो अभी रिसेंट BTSC का एग्ज़ाम हुआ था, अच्छी खासी क्वेश्चंस थे थेरेपी के उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर कंपेयर टू सिंगल स्लाइस सिटी स्कैनर। अगर हम कंपेयर करें MSCT को सिंगल स्लाइस सिटी स्कैनर से, तो की एडवांटेज क्या है मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर का। क्या उसका स्पेचुअल रिजोल्यूशन ज़्यादा है, क्या उसकी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम है, फास्टर स्कैन टाइम होगा, या फिर लोअर रेडिएशन एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, भाई मल्टी स्लाइस सिटी क्या कर रहा है, एक ही सिंगल रोटेशन में बहुत सारी स्लाइसेस के स्कैन ले रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि भाई MSCT क्या कर रहा है, फास्टर स्कैन टाइम, मतलब जल्दी जल्दी स्कैन आ रहे हैं। भाई एक ही रोटेशन में जब वो मल्टी स्लाइसेस ले रहा है और वो एक रोटेशन में सिंगल स्लाइस ही ले पा रहा है, तो मतलब MSCT क्या करेगा, स्कैन टाइम फास्टर रहेगा, वो जल्दी स्कैन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जो हम पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए सर्वे कर रहे हैं इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट पेशेंट केयर, तो क्या पर्पस है उसका, पेशेंट के फीडबैक को डिस्करेज करना, हेल्थ केयर कॉस्ट को इंक्रीज करना, टू डिटरमाइन पेशेंट एलिजिबिलिटी फॉर ट्रीटमेंट, टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ केयर एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि भाई पेशेंट को जो क्वालिटी वाली केयर है वो हम दे पा रहे हैं या नहीं, या फिर कौन कौन से ऐसी एरिया हैं जहाँ पे किसी चीज़ के इम्प्रूवमेंट की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्शन परफॉर्म रूटीनली टू विजुअलाइज स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन रेडियोग्राफी। कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो एक्सरेज ले रहे हैं ना रूटीनली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, तो जो रूटीन प्रोजेक्शंस हैं, हाँ इनको रूटीन प्रोजेक्शंस ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा है रूटीन प्रोजेक्शन ही वो है जो हम किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के स्टैंडर्डाइज व्यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है, तो अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर के मेन फंक्शन की, तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। ये क्या करता है, बाइल का स्टोरेज करेगा और कंसंट्रेशन करेगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मोशन करेक्शन टेक्निक्स इन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन सिटी इमेजिंग। जो मोशन करेक्शन टेक्निक्स आई है सिटी इमेजिंग की रीसेंट डेवलपमेंट में, उसका पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है मोशन करेक्शन इररिलेवेंट है सिटी स्कैन में, मोशन करेक्शन बढ़ाएगी रेडिएशन डोज को जो पेशेंट पे लग रही है, मोशन करेक्शन कंपनसेट करेगी पेशेंट के मूवमेंट को, इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, मोशन करेक्शन इज़ ओनली एप्लीकेबल इन पीडियाट्रिक इमेजिंग। तो बात करें भाई मोशन करेक्शन की, तो बिल्कुल मोशन करेक्शन कंपनसेट करेगा पेशेंट के मूवमेंट को, मतलब पेशेंट के मूवमेंट के कारण जो मोशन आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं वो रिड्यूस होंगे मोशन करेक्शन से और इमेज क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन एल्डोस्टेरोन प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो किसके
किसके रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? ब्लड शुगर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर या कैल्शियम लेवल। तो बात करें एल्डोस्टेरोन की, तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, बाय सोडियम वाटर रिटेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वास डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो वास डिफरेंस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्म प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, सीमन प्रोडक्शन या यूरिन एक्सक्रीशन। जो वास डिफरेंस क्या है? इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वास डिफरेंस का जो फंक्शन है वो क्या है कि स्पर्म को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है, और ये स्पर्म को कहाँ लेके जाएगा? टू इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग एज अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। मतलब हमें कितनी देर तक हैंड वॉश करना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए? 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड या 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट रेजेस सेफ्टी कंसर्न्स इन मेडिकल इमेजिंग। मतलब अल्ट्रासाउंड की वजह से कौन सा बायोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है जो कि सेफ्टी कंसर्न करेगा मेडिकल इमेजिंग में? पहला है थर्मल इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट्स या फोटो अकॉस्टिक इफेक्ट्स। तो भाई बिल्कुल जो थर्मल इफेक्ट्स है क्या होते हैं? हीटिंग के कारण, ठीक है, हीटिंग के कारण। यही एक की सेफ्टी है जो कि हम कंसर्न करेंगे डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में। वॉट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड। स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोल देते हैं? बिल्कुल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट स्किन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीम कॉलिमेशन इन रेडिएशन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इमेजिंग प्रोसीजर। इमेजिंग प्रोसीजर के दौरान जो बीम कॉलिमेट करते हैं हम, उसका क्या पर्पस है? रेडिएशन डोज को बढ़ाना, स्कैटर रेडिएशन को मैक्सिमाइज करना, स्पेक्चर रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करना, या फिर इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना। तो देखो रेडिएशन डोज को तो ये डिक्रीज़ करेगी, स्कैटर रेडिएशन को ये मिनिमाइज करेगी, और इमेज कॉन्ट्रास्ट को ये क्या करेगी? बढ़ाएगी। क्यों, कैसे बढ़ाएगी इमेज कॉन्ट्रास्ट को? क्योंकि ये इमेज क्वालिटी को अपग्रेड कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव स्पेक्चर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज़ कॉमनली यूज टू इवेल्युएट द लंबर स्पाइन इन रेडियोग्राफी। अगर हमें रेडियोग्राफ में लंबर स्पाइन इवेल्युएट करनी है तो कौन सी पोजीशन हम कॉमनली यूज़ करते हैं? लैटरल रिकम्बेंट, प्रोन, सिम्स पोजीशन या फोलर्स पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन? अगर हम बात करें लंबर स्पाइन की तो लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन जो है वो स्टैंडर्ड है फॉर लंबर स्पाइन इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉमनली फाउंड इन द फिक्सर रिप्लेनिशर। फिक्सर रिप्लेनिशर में हमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा? रिप्लेनिशर का मतलब क्या हो जाता है? जो हम रिफिल करेंगे। तो फिक्सर रिप्लेनिशर का मतलब क्या हो गया? जो फिक्सर सॉल्यूशन को रिफिल करेगा, ठीक है। तो कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉमनली मिलेगा हमें? सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोक्विनोन, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड। अब भाई जिसका फिक्सर बना हुआ है उसे ही हम रिफिल करेंगे। तो क्या होता है फिक्सर सॉल्यूशन में? अमोनियम या सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट यूज़ हो रहा है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में, और जो अमोनियम थायोसल्फेट है वो यूज़ हो रहा है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीगल प्रिंसिपल रिक्वायर्स हेल्थ केयर प्रोफेशंस टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली अबाउट पेशेंट इन्फॉर्मेशन। कौन सा लीगल प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको इधर उधर नहीं करना है? डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यूटी ऑफ कैंडोर या फिर पेशेंट ऑटोनॉमी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये लीगल और एथिकल ड्यूटी है कि हमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन एकदम कॉन्फिडेंशियल रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट का प्राइमरी रोल क्या है? पहला ऑप्शन है इमेज इक्विपमेंट को ऑपरेट करना, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, मेडिकल इमेजेस को इंटरप्रेट करना, मेडिकेशन देना पेशेंट को, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन। तो देखो बात करें हम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट का, इनमें से कोई काम नहीं है, सिर्फ ये है कि वो इमेजिंग इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेज लेने के लिए। जो डायरेक्टली इंटरप्रेट मेडिकल इमेजेस रेडियोलॉजिस्ट का काम हो जाएगा, मेडिकेशंस देना भी डॉक्टर्स का काम है, सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करना भी उनका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट कॉलिमेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इमेज क्वालिटी इन रेडियोग्राफी। अगर हम अप्रोप्रिएट कॉलिमेशन यूज़ कर रहे हैं तो जो इमेज क्वालिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। स्कैटर रेडिएशन मिनिमाइज हो जाएगी, पेशेंट डोज रिड्यूस होगा, इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, या फिर पेशेंट का कंफर्ट एनहांस हो जाएगा। तो भाई बात करेंगे हम किसकी, इमेज क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है कॉलिमेशन का। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल इट मिनिमाइज स्कैटर्ड रेडिएशन। कॉलिमेशन क्या कर रहा है, स्कैटर्ड रेडिएशन कम कर रहा है, प्रॉपर कॉलिमेशन क्या कर रहा है, स्कैटर रिड्यूस, तो बेटर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, और इमेज क्वालिटी क्या हो रही है, अपग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, हाउ डज स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी। जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है वो कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी से कैसे अलग है। तो भाई स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में सारे प्रोसीजर आ गए, साइबर नाइफ, एक्स नाइफ, गामा नाइफ, और कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी में भी सारे आ गए, जैसे कि हो गए अपने टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, टेलीकोबाल्ट वाले सारे आ गए, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो कैसे हम इसको अलग बोलेंगे। इट रिक्वायर्स लॉन्गर ट्रीटमेंट सेशन, नहीं, एसआरएस को तो शॉर्टर ट्रीटमेंट सेशन चाहिए। इट यूजेस फ्यूअर ट्रीटमेंट एंगल, बिल्कुल ये फ्यूअर ट्रीटमेंट एंगल यूज़ कर सकता है, लेकिन कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी में भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोबाल्ट की जो मशीन है वो फ्यूअर ट्रीटमेंट एंगल ही यूज़ करता है। इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर सर्टेन ट्यूमर टाइप। अगर मैं बात करूँ गामा की, तो वो बिल्कुल ब्रेन और इंट्राक्रेनियल ट्यूमर ही के लिए ही यूज़ होता है, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन साइबर नाइफ, एक्स नाइफ, जैसे कि एक्स नाइफ है जिसके अंदर लिनेक मशीन माउंट रहती है, तो बिल्कुल ये सूटेबल होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टेन ट्यूमर के लिए ही। एसआरएस है तो मतलब उसके अंदर ये सारी टेक्निक आ रही है, तो एक्स नाइफ, साइबर नाइफ, ये तो सारे ट्यूमर्स के लिए सूटेबल है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। इन इट वॉज हाईवेयर डोज ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में हम कम फ्रैक्शन दे रहे हैं, एक साथ ही सारी रेडिएशन दे के ट्यूमर को किल कर रहे हैं, तो इसके अंदर डोज ऑफ रेडिएशन हायर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स किडनी टू द ब्लैडर इन ट्रांसपोर्ट यूरिन। कौन सी ट्यूब है जो कि किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करेगी और यूरिन ट्रांसपोर्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा, यूरेटर। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन फॉर मोर नॉलेज। और जो भी आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जैसे भी थे, जैसे कि किसी ने पहले कमेंट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आज की जो क्लास है मैं बता दिया है कौन से पेपर के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।